अगर किसी को कुंडली देखनी है अपनी, तो वो कैसे देखे, उसमें कैसे पता लगाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है? ये एक बेसिक सी कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको पूरे 12 हाउसेस दिख जाएंगे। जिसको नॉलेज नहीं है तो फिर उसके लिए हम लोग हैं कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट कर सकते हो। वो 5 से 10 सेकंड में आपको देखकर बता देंगे कि आपकी पीड़ा कहाँ से आ गई। होता है मैलेफिक प्लैनेट बैठा होता है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं और बेनिफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? बेसिकली शनि, राहु और केतु ये सबसे ज्यादा मैलेफिक होते हैं। देखो, ये राहु फॉलो करता है मरकरी को। तो अगर कुंडली के अंदर मरकरी अच्छा है या बाकी के प्लैनेट्स अच्छा है तो राहु भी आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। और फिर डिपेंड करता है, अब शनि है जैसे, जहां पर भी शनि बैठा है ना, वो गारंटी है कि वो काम तो हमारा होगा ही होगा। अगर सेवंथ हाउस में आपने बताया कि मैरिज हो गई है, उसके बाद हम कैसी रहेगी मैरिज, उसके लिए हम सेवंथ हाउस देखते हैं। तो अगर डिवोर्स होने वाला है कि नहीं होने वाला, वो कैसे पता लगाए? सिर्फ एक एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि भाई केतु 7th में बैठा तो 100% डाइवोर्स ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी। केतु है छोड़ना, कि तुम छोड़ कितना सकते हो, पकड़ना नहीं, छोड़ना। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोशिश ये करो कि जब भी आप अपना पार्टनर सर्च कर रहे हो ना, तो मेक श्योर ही इज वेरी स्पिरिचुअल। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल पार्टनर होगा ना, उतना वो रिश्ता अच्छा चलेगा। और अगर उसका ध्यान हुआ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, तो फिर खटपट होनी होगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर है एंड रिलेशनशिप काउंसलर है। आज हम उनसे जानेंगे कि कुंडली में कैसे पता लगाए कि कोई दोस्त है कि नहीं है, और उसके उपाय कैसे करें। हम अगर घर बैठे करना चाहे तो कुंडली कैसे देख सकते हैं, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, उनके लिए भी कुछ टिप्स उनसे लेंगे। तो बिना देरी ना करते हुए उनका स्वागत करते हैं। हेलो धीरज जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यस। सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप इस जर्नी में कैसे आए और आप क्या करते हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं वैसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। मैं काफ़ी अलग-अलग कंपनीज़ में पहले मैं काम कर चुका हूँ। डेल हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो मैं पहले अपना कॉर्पोरेट सेक्टर में था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा एस्ट्रोलॉजी के प्रति और रिलेशनशिप्स के प्रति। तो फिर मैंने अपना ज्ञान वहाँ पर लिया और फिर उसके बाद अभी मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ और कंसल्टेशंस भी लेता हूँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी और रिलेशनशिप एडवाइज़र के थ्रू भी। ओके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर किसी को कुंडली देखनी है अपनी, तो वो कैसे देखे, उसमें कैसे पता लगाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है? देखो, इसमें ना, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक सी कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको पूरे 12 हाउसेस दिख जाएँगे। अगर तो आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, मतलब अगर 5-10% भी नॉलेज है, तो आप मोटा-मोटा चीज़ देख सकते हो कि जैसे जहाँ पर आपका शनिदेव आ रहे हैं या राहु आ रहे हैं या केतु आ रहे हैं, तो यानी कि ये वाले एरिया ऑफ लाइफ जो है ना, आपके प्रॉब्लमैटिक ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? अब जो इन डिटेल होती है कि कहाँ से पीड़ा आ रही है या जिसको नॉलेज नहीं है, तो फिर उसके लिए हम लोग हैं कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो 5 से 10 सेकंड में आपको देखकर बता देंगे कि आपकी पीड़ा कहाँ से आ रही है। सिर्फ चार्ट देखना है और 5-10 सेकंड के अंदर-अंदर हम ये बता सकते हैं कि ये वाला एरिया आपका है, जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओह! तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आता है और घर बैठे देखना है उनको कि उनके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो कौन-सा हाउस से वो देख सकते हैं कि रिलेशनशिप में आगे जाके प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? देखो, अब इसमें ना देखने की 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है कि अगर हमने सिर्फ रिलेशनशिप्स देखना है, यानी कि शादी से पहले वाले जो रिलेशनशिप्स हो गए, वो सब हम देखते हैं 5th हाउस से, ठीक है? फिर अगर हमने शादी वाले रिलेशन की बात करनी है, तो हम देखते हैं 7th हाउस से। और अब एक तीसरी भी आ जाती है कि शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अगर कोई अफेयर है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो भी हम देखेंगे 5th हाउस से। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिलेशन है। अब जैसे वहाँ पर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो हम ये एसोसिएट कर सकते हैं कि भाई इसके रिलेशनशिप्स अच्छे रहने वाले हैं। अगर बैठ गया शनि, बैठ गया राहु, बैठ गया केतु, बैठ गया, तो यानी कि हम मानेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसकी पीड़ा रहने वाली है, ठीक है? अब जैसे राहु अगर 5th हाउस में हो, तो सबसे पहली चीज़ हम ये डिनोट कर सकते हैं कि ये इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि देखो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि प्लैनेट बैठा है तो आपको जाना ही है। प्लैनेट का काम है आपके ब्रेन के अंदर थॉट डेवलप करना, ठीक है? राहु का काम है आपको थॉट देगा। अब एक्चुअली में जाना या नहीं जाना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। भई एक इंसान की अकल भी तो है ना, कॉन्शियसनेस भी तो है कि मेरे को करना है या नहीं करना, वो उसके फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राहु का काम है अपनी दशा में, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में ऐसे थॉट्स प्लांट कर देगा कि इंसान को ऐसी इच्छा होएगी कि मेरे को एक से ज़्यादा अफेयर करना ही करना है, ठीक है? अब जैसे राहु हो गया, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि जैसे 5th हाउस में है, तो 5th हाउस हमारे रोमांस का भी होता है, हमारे बच्चों का भी होता है। तो बहुत मेजर चांसेस हैं कि अगर राहु 5th हाउस में है, तो इस इंसान का या तो मिसकैरेज होगा या कभी अबॉर्शन वगैरह करवाएगा, और कुछ ना कुछ इसकी पीड़ा रहेगी। या तो बच्चा करने में पीड़ा रहेगी, या फिर बच्चा होने के बाद बच्चे से पीड़ा आ रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है? शनि बैठ गया तो हो सकता है बच्चा डीले से हो रहा हो, रोमांस की चीजें उसको डीले से मिल रही हो, या फिर और कोई पीड़ा हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा होने के बाद बच्चा खुद ही माँ बाप को परेशान कर रहा है, या कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, या उसको कोई हेल्थ चैलेंज हो सकता है। जब
भी कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठेगा ना, तो वहां पर सुख नहीं लिया जा सकता, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी पीड़ा रहेगी। और उस एक्सेप्टेंस का नाम ही एस्ट्रोलॉजी है, कि हमने भाई ये जान लिया कि ये वाला एरिया जो है हमारा ट्रबल देने वाला है। जैसे ही हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, आपका आधी पीड़ा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। रेमेडीज की तो हम बाद में बात करेंगे, बट एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो अ रेमेडी, कि भाई 90% तो आपका ऐसे ही मामला सॉल्व हो जाएगा जब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये चीज कुदरत ने दी हुई है, ये ऐसे रहने वाली है। तो आपने बताया मैलेफिक प्लैनेट बैठा होता है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मैलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं और बेनिफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? देखो, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने मतलब हंगामा कर रखा है सारे सबकी कुंडली में, वो तो तीन ही है बेसिकली, शनि, राहु और केतु। ये सबसे ज्यादा मेलेफिक होते हैं। देखो, अब इनको भी ना कोई इसमें सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए बने। कई बार चार्ट इतना ज्यादा अच्छा होता है ना, अब जैसे राहु है ना, उन राहु देव की ना कोई अलग से कोई एनर्जीज नहीं है। अगर बाकी का चार्ट आपका अच्छा है ना, तो राहु उसी अकॉर्डिंग आपको एक्ट करेंगे। राहु फॉलो करता है मरकरी को, तो अगर कुंडली के अंदर मरकरी अच्छा है या बाकी के प्लैनेट्स अच्छा है, तो राहु भी आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। और फिर डिपेंड करता है, अब शनि है जैसे, अब शनि, इसको हम अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं और इसको हम नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। जहां पर भी शनि बैठा है ना, वो गारंटी है कि वो काम तो हमारा होगा ही होगा। अब लोग सिर्फ अगर नेगेटिव वे में ना देखें, तो फॉर एग्जांपल सोचो किसी का अगर शनि बैठ गया 11th हाउस के अंदर, या फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस के अंदर, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि उसके जो संचित धन है, जो उसके एसेट्स वगैरह है ना, गारंटी है, शनिदेव ने खुद गारंटी करके दिया है कि दूंगा तो जरूर, लेकिन जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना कि इस एज तक मेरे इतने पैसे इकट्ठे हो जाने चाहिए, या इस एज तक मुझे ये वाली एसेट्स बनाने, तब नहीं मिलेंगे, लेट मिलेंगे। तो देखो, अगर दो टाइप की सिचुएशंस है कि भाई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो पीड़ा ज्यादा रहेगी किसी भी इंसान की, कि भाई वो इसी असमंजस में रहेगा, मिल भी पाएगा या नहीं, हो भी पाएगा या नहीं। बट अगर शनि वहां पर बैठ गया, तो यानी कि मिलेगा तो जरूर, बट जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, उससे वो डिले रिजल्ट देगा ही देगा। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई हर एक चीज को ना थोड़ा अच्छे सेंस में अगर यूज करें ना, तो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी को हम एक अच्छे जर्नी की तरह यूज कर सकते हैं, कि अपनी जो ये जिंदगी से लेकर जो मौत तक का सफर है ना, ये हम अच्छे से अच्छा काट सकते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद, बस और कुछ ही। अब इसमें चेंज कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर भी अपनी कुंडली नहीं बदल सकता। बस इन चीजों को एक्सेप्ट करो और एक स्ट्रेटेजी बना लो कि भाई यहाँ से वहां तक का जो सफर है, ये बेस्ट से बेस्ट कैसे निकल सके, हमारे जो एफर्ट्स है, हमारी जो मेहनत है, वो कम से कम रहे, और जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो बढ़ना चाहिए। तभी हम एस्ट्रोलॉजी को एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने पहले 5th हाउस के बारे में बताया। अगर 7th हाउस में आपने बताया कि मैरिज हो गई है, उसके बाद हम कैसी रहेगी मैरिज, उसके लिए हम 7th हाउस देखते हैं। तो अगर डिवोर्स होने वाला है कि नहीं होने वाला, वो कैसे पता लगाएँ? देखो, डाइवोर्स के लिए ना और भी बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक मेलेफिक प्लेनेट बैठ गया तो 100% डाइवोर्स होगा ही होगा। अब जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जो जनरली देखा गया ना, वो ये देखा गया कि अगर केतु 7th हाउस में हो, तो केतु का हम सबको पता है कि भाई वो डिटैच करता ही करता है। अब डिटैचमेंट सिर्फ डाइवोर्स वाली डिटैचमेंट नहीं है, ये भी हो सकता है कि आप मतलब जैसे किसी की शादी होगी, तो अगले साल ही उसका कुछ ना कुछ प्रमोशन हो गया, मतलब कि हस्बैंड कहीं और शिफ्ट हो गया और वाइफ कहीं अलग रह रही है, लेकिन रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बातचीत हो रही है, महीने में एक बार मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट अब ये भी तो एक डिटैचमेंट ही है ना, कि केतु ने अपना फ्लेवर देना था डिटैचमेंट का, ये दे दिया, ठीक है। अब दूसरी डिटैचमेंट ऐसी भी होती है, दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन शिफ्ट टाइमिंग मैच नहीं हो रही, हस्बैंड की अलग शिफ्ट है, वाइफ की अलग शिफ्ट है, मैच ही नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, तो ये भी है, लेकिन रिश्ता फिर भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी डिटैचमेंट होती है, फिर वो ये होती है कि भाई दोनों को एक दूसरे से फर्क ही नहीं है, टाइम भी है, सब कुछ है, एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पर ट्रबल ज्यादा होती है। देखो, जब रिलेशनशिप में फर्क पड़ना बंद हो जाए ना, कि तू कुछ भी करता रहा, मैं कुछ भी करता रहा, तब ज्यादा ट्रबल होती है, तो तब वहां से रिश्ते बिगड़ने स्टार्ट होते हैं, और फिर वो अपना एलिमेंट देता है कि फिर सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि भाई केतु 7th में बैठा तो 100% डाइवोर्स ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, देखो केतु क्या कहता है कि मुझे मेरी वाली चीज दे दो। अब केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी, केतु है छोड़ना, कि तुम छोड़ कितना सकते हो, पकड़ना नहीं, छोड़ना, ठीक है। अब अगर आपका पार्टनर ही ऐसा है ना कि भाई सब कुछ छोड़ने को भी तैयार है, स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा है, तो सब कुछ अच्छा चलता है, एक ही जगह पे रह रहे हो, सब कुछ है, क्योंकि केतु ने अपना एलिमेंट मांगना है, तो केतु तत्व अगर किसी का हाई है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, चाहे भले ही 7th हाउस में भी लेकर बैठा हो। मतलब अगर 7th हाउस में केतु हस्बैंड का है और वाइफ छोड़ना मत छोड़ना चाहती है, या फिर वाइफ स्पिरिचुअल है, तो फिर उनका अच्छा चलेगा रिलेशन, ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा चलेगा, हाँ, क्योंकि केतु वाली जगह पे हमने केतु वाला इंसान ही बैठा दिया, तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपके केतु 7th हाउस में हो ना, तो अपनी तरफ से कोशिश ये करो कि जब भी आप अपना पार्टनर सर्च कर रहे हो ना, तो मेक श्योर ही इज वेरी स्पिरिचुअल। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल पार्टनर होगा ना, उतना वो रिश्ता अच्छा चलने वाला है। और अगर उसका ध्यान हुआ मेटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ, तो फिर खटपट होनी होनी है, क्योंकि केतु वहां पर मिलता है हमें जहां पर हम पिछली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ओवर अब्यूज कर चुके होते हैं, इस जन्म में वहां पर फिर केतु मिलता है, तो यानी कि इस जन्म के अंदर ना केतु वाली जगह से इंसान सुख नहीं ले सकता। ओके, मतलब जो पार्टनर है उन्होंने पास्ट लाइफ में अब्यूजमेंट या ऐसा कुछ, समझ में नहीं आया मुझे, आपने क्या बताया? हाँ, जैसे ना फॉर एग्जाम्पल पिछले बर्थ के अंदर हमने किसी चीज को ओवर अब्यूज कर लिया, यानी कि मिली तो वो थी अपने चीजों को अच्छा करने के लिए, यूज करने के लिए, लेकिन हमने ओवर अब्यूज कर लिया, यानी कि हो सकता है
पिछले जन्म में वो इंसान पार्टनर ही बदले जा रहा है, बार-बार बदले जा रहा है। एक को चीट करा, फिर दूसरे को चीट करा, फिर तीसरे को चीट करा। तो यानी कि इस जन्म में उसको फिर केतु मिलना है 7th हाउस के अंदर कि भई वो पिछले जन्म में इतना ओवर अब्यूज़ कर लिया, मिली थी अपनी कंपेनियनशिप के लिए लेकिन उसने मिसयूज़ करा उस चीज़ को, कि भई पहले एक को यूज़ करा, फिर दूसरे को यूज़ करा, फिर तीसरे को यूज़ करा। तो यानी कि इस जन्म में फिर उसको केतु मिलेगा 7th हाउस के अंदर ताकि वो इस जन्म के अंदर पार्टनर का सुख भोग ही ना पाए। कोई भी एंगल हो सकता है डिटैचमेंट का, वो भोग नहीं पाएगा। ओके। अच्छा, मतलब जिसने पास्ट लाइफ में अब्यूज़मेंट वगैरह किया होगा, उसके कुंडली हुँ। में 7th हाउस में केतु मिलेगा। देखो, सिर्फ़ हम ये नहीं कह सकते कि 7th हाउस में कोई-सी भी कुंडली हो, कैसा भी कुछ भी हो, केतु जहाँ पर भी बैठा है ना, जिस भी अब देखो 12 हाउसेज़ हैं, कहीं न कहीं तो बैठेगा ना, सबकी कुंडली में कहीं न कहीं तो बैठा हुआ है ना। जहाँ पर भी बैठा है ना, तो ये समझ लो कि पिछली लाइफ़ के अंदर वहाँ पर ना हमने सुख को ओवर अब्यूज़ कर लिया, इसलिए इस जन्म के अंदर वहाँ पर हमें केतु मिला। तो यानी कि केतु उस एरिया से ना हमें इस जन्म के अंदर डिटैच करने आया है, क्योंकि पिछले जन्म में ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, इसलिए वो इस जन्म में यहाँ पर मिला। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 7th हाउस, किसी भी ओके, हाउस में मिला हो, जहाँ पर भी केतु मिला है, वहाँ पर हम सुख नहीं भोग सकते। ओके। तो आप मुझे बता सकते हो, जैसे सेकंड में केतु बैठा है, तो वहाँ का धन का सुख हमें नहीं मिलेगा, ऐसा? हाँ, अब देखो कोई भी प्लैनेट जो होता है ना वो बहुत सारे अब जैसे एक ही हाउस के ना बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस होते हैं। तो सेकंड हाउस हमारे खाने-पीने का भी होता है, सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी होता है, ओरिजिनल फैमिली जहाँ पर हम पैदा होते हैं, ठीक है? हमारे एसेट्स का भी होता है, तो कोई भी प्लैनेट जब असर दिखाएगा ना तो किसी एक पे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स नहीं मिले ना तो फैमिली हो सकता है बहुत अच्छी हो या खाना-पीना बहुत अच्छा मिल रहा हो, ठीक है? या खाने पे कोई डिसैटिस्फैक्शन होगी तो फिर हो सकता है कि आपको एसेट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएँ, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, किसी एक चीज़ को खराब करेगा, कोई भी मेलेफिक प्लैनेट हो ना, एक टाइम पर एक ही चीज़ को खराब करेगा। या ऐसा भी फ्लेवर देखा गया कि भाई एक टाइम पर एक चीज़ को खराब करा, फिर उसके बाद एक सर्टेन एज के बाद दूसरी चीज़ को खराब कर दिया और पहले वाली चीज़ को फिर ठीक कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक ही चीज़ पे असर रहेगा उसका, किसी भी मेलेफिक प्लैनेट का। या तो लिविंग पे असर दिखाएगा या नॉन लिविंग पे असर दिखाएगा। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि कुंडली में दोष होते हैं, जैसे पितृदोष हो गए, शनि दोष हो गया, या फिर बहुत सारे दोष होते हैं। अभी तो ऐसा भी हो गया है कि काल सर्प दोष। तो ये सारे दोष कैसे पता लगाए कुंडली में कहाँ है? हाँ, देखो एस्ट्रोलॉजी में ना पितृदोष और काल सर्पदोष ना ये एज़ अ जार्गन यूज़ किए जाते हैं कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं कि भई आपकी कुंडली में ये वाला दोष है, फिर आप पूजा करा लो और उसके बदले में आपको भी पता है कि भई इतने की पूजा होगी, इतने का ये वाला उपाय होगा, ऐसा ठीक है। देखो दुनिया की ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें पितृदोष नहीं हो। भई पितृदोष अगर वो है क्या आप अगर समझो पितरों का यानी कि कुछ ना कुछ पास्ट का रह गया होगा पेंडिंग पितरों की तरफ से जो हमें भोगना है। अब या तो हम वो भोगने आए हैं, यानी कि हो सकता है कि पितरों ने बहुत अच्छे कर्म करे थे, तो उनका सुख हमें मिल रहा है यानी कि प्रॉपर्टी मिल गया, बैंक बैलेंस मिल गया, सब कुछ मिल गया। और या फिर होता है कि भई हमने उन्होंने कुछ खराब करा था, तो फिर उनके हम कर्मों का वो करने आए हैं, पश्चाताप करने आए हैं या फिर वो वाले कर्म अब हमें लगने वाले हैं, ठीक है? तो अभी इसको किसी भी सेंस में देख सकते हैं कि अगर तो मान लो कुछ पेंडिंग रह गया था, यानी कि कुछ पितरों ने बहुत अच्छा करा था, तो उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है और अगर पितरों ने कुछ बहुत ज़्यादा खराब करा था, तो फिर आपको वो उसका स्ट्रगल वगैरह फेस करनी पड़ रही है, ठीक है? तो ये कोई भी हो सकता है। ऐसी दुनिया की कोई कुंडली नहीं जिसमें पितृदोष नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ होगा। अगर सारे ही पितृदोष खत्म हो गए ना, तो फिर आने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब पृथ्वी पे फिर जन्म ही नहीं होगा। जन्म हो रहा तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ पेंडिंग रह गया होगा, इसीलिए जन्म हुआ, ठीक है? अब एक ये वाला होता है और फिर एक दूसरा होता है कि जैसे अब कालसर्प है, तो इसमें कहा जाता है कि भई राहु और केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट एक साइड पे आ जाए, ठीक है? चाहे इस साइड, चाहे उस साइड, कैसे भी आ जाए, राहु और केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं कालसर्प दोष, ठीक है? अब ये भी देखो सिर्फ दोष नहीं बोल सकते। अगर राहु और केतु जी की प्लेसमेंट अच्छी है ना, तो ये योग भी बन जाता है। सिर्फ दोष वर्ड तो एक गलत होगा इसको यूज़ करना। कालसर्प हम बोल सकते हैं, बट दोष है या योग है, ये डिपेंड करता है कि लाइफ कैसी चल रही है। अगर तो ज़िंदगी में एक के बाद एक अच्छे इंसिडेंसेस होते जा रहे हैं, तो ये तो योग है, यानी कि राहु, केतु बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? और अगर हर बार कुछ ना कुछ खराब होता जा रहा है कि आप कुछ करने गए, कुछ नया इवेंट हो गया, कुछ अचानक से कुछ खराब हो गया, तो यानी कि प्लेसमेंट खराब है और ये एक दोष की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है? अब इसके लिए देखो कोई भी चीज़ है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कालसर्प दोष है, अब लोग क्या करते हैं कि भई मैंने तो पूजा करवाई थी, ठीक है? देखो पूजा तो आपने एक बार करवाई ना, लेकिन ये जो प्लेसमेंट है, ये कोई दशा अंतर्दशा की बात नहीं है। कालसर्प दोष तब भी था जब आप पैदा हुए थे और मरते दम तक वो रहने वाला है। कुंडली थोड़ी बदल जाएगी किसी की भी, ठीक है? ये तो हम D1 चार्ट से ही देख रहे हैं, D1 चार्ट तो कभी चेंज नहीं होता। तो यानी कि अगर कुछ ऐसा दोष है ना, तो आपको कंटिन्यूअसली उसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आपने एक बार 51,000 की पूजा करा ली, तो अब तो मैं मुक्त हो गया सारे कालसर्प दोष से, ऐसा नहीं होता, ठीक है? यानी कि प्लैनेट आपसे कुछ ना कुछ माँग रहा है। कोई नीच का है, तो ये थोड़ी है कि आपने एक बार पूजा कराई, तो वो 1 महीने में ऊँच का तो नहीं हो जाएगा। वो सारी ज़िंदगी के लिए नीच का ही रहने वाला है। कभी भी आप कुंडली देखो, तो वो नीच का दिख रहा है, तो दिख रहा है वो। मरने से मतलब जीने से लेकर मरने तक हमेशा ही नीच का।
है। तो यानी कि प्लेनेट क्या कहता है कि भाई अगर इस बर्थ में मैं ठीक नहीं हूँ, कोई भी प्लेनेट अगर ठीक नहीं है ना, तो आपसे एक कॉन्शियस एफर्ट मांग रहा है कि तुम मेरे लिए क्या करो। जो आपको खुशी मिलनी है ना, या जिस भी चीज का सुख आप सोच रहे हो ना, वो प्लेनेट ने देना है, वो किसी इंसान ने नहीं देना, किसी आपको घर ने नहीं देना, गाड़ी ने नहीं देना। वो वहां पर प्लेनेट अगर बैठा हुआ है, वो अगर ठीक अवस्था में है तो आपको वहां की सुख मिलेंगे, वहां की खुशियां मिलेंगी। और प्लेनेट ही खराब बैठा है तो यानी कि नहीं मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली प्लेनेट के लिए कुछ ना कुछ कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। एक बार की पूजा से कभी कुछ नहीं होता। जो नीच का है या जो गलत परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूसली उसके लिए लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करिए। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज है, अगर आप पूजा ना भी करवाओ ना, तो आप अगर जैसे किसी के भी उसमें हो कुंडली में कालसर्प दोष जो अब बहुत ज्यादा किसी को पीड़ा दे रहा है, तो आप शिवलिंग पर जाइए। एक तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और साथ साथ जो शिवलिंग के ऊपर नाग होता है उनको दूध चढ़ाना है और पानी चढ़ाना है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल रेमेडीज भी कर लोगे ना, तो आपको बहुत मुक्ति मिल जाएगी इन सब चीजों से। पूजा ना भी कराओ, ये सब रेमेडीज आप रेगुलर फॉलो करो, इसी में हो जाएगा आपका। ओके। तो आपने बताया कालसर्प दोष की रेमेडी आपने बता दी कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से या उनके ऊपर जो नाग देवता होते हैं वास्तु की नाग, उनसे हम दूध चढ़ाते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पितृदोष की कोई रेमेडी है? पितरों के लिए ना एक पितृ पक्ष आता है हर साल में, 16 दिन का आता है। तो उसमें दिए गए, मतलब कहा यह जाता है कि उस ड्यूरेशन में अगर आप ब्राह्मणों की सेवा करते हो या ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो, तो वो पितृ जो है आपके ऊपर से देख रहे होते हैं, और वो उस ड्यूरेशन में जो किए गए काम है ना, वो उनको लगते हैं। तो जिनको भी पितृ दोष की प्रॉब्लम है, या कोई नेगेटिव घटनाएं ज्यादा हो रही है कुंडली के अंदर, तो जो पितृ पक्ष का टाइम होता है, उस टाइम पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सबसे अच्छी रेमेडी है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा पानी आपका इन्वॉल्व होने नहीं वाला, कोई इसमें पूजा कराने की जरूरत नहीं है। आप ये बेसिक चीजें भी करोगे, आपका पितृ दोष जो देखो, किसी भी इवेंट को होने से कोई नहीं रोक सकता, बस ये है कि उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। भाई पितृदोष बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, मान लो 70-80% किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है कि भाई 70% तक मेरे साथ खराब ही हो जाएगा, तो आप जब ये सब चीजें रेमेडीज करोगे तो वो कम होता रहेगा। 70 की जगह 60 हो जाएगा, फिर और ज्यादा करोगे तो 50 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद वो बिल्कुल ही तंग करना छोड़ देगा। तो प्रभाव को कम करने की है ये सारी रेमेडी। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई इवेंट ही टल जाएगा, तो वो कभी कोई दुनिया का एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। इवेंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी समझने का पर्पस यही है कि जो बहुत ज्यादा मेजर खराब इवेंट्स हो रहे हैं ना, उनको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। ओके। मांगलिक दोष क्या होता है? वो कुंडली में कहाँ है, कैसे है, वो कैसे पता लगाते हैं और उससे क्या हाँ, ये प्रॉब्लम भी एक होती है? बहुत ज़्यादा, हाँ जी, ये भी एक बहुत ज़्यादा मिथ बनाई हुई है कि भई मांगलिक की हमेशा मांगलिक के साथ ही होनी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ भी कर सकता है। अगर कुंडली में जैसे अब मंगल है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में बैठा है, सेवंथ में बैठा है, एट्थ में बैठा है, या फिर 12th में बैठा है, तो ये बोला जाता है कि ये मंगल दोष है, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, देखो जो भी मांगलिक लोग हैं ना, वो ना ये कहते हैं कि भई मैं ही मैं करते हैं। अब जैसे फर्स्ट हाउस में बैठ गया ना, तो वो किसी की सुनेगा नहीं, वो कहेगा बस मैं ही मैं हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में तना-तनी ज़्यादा हो जाती है। बट सोचो अगर बहुत ज़्यादा एक ऐसा कोई कपल है, ठीक है, मांगलिक, एक मांगलिक हो गया और एक नॉन मांगलिक हो गया, दोनों ही अगर बहुत ज्यादा समझदार है ना, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि भाई ये वाली एरिया जो है इसका ध्यान मैं रखूंगा, ये वाली एरिया जो है इसका ध्यान तुम रखोगे, तो बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर जब जूते बजने हैं, मतलब किसी का कलेश वगैरह होना है, तो आप वाइसा वर्सा कैसे भी अप्लाई कर लो। मांगलिक की मांगलिक के साथ होगी तो भी डाइवोर्स बहुत ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है। कि एक ही जगह पे अटक गए कि भाई वो कह रहा है मैं घर का ध्यान रखूंगी, और हस्बैंड कह रहा है कि मैं भी घर का ध्यान रखूंगा, तो दोनों जब एक जगह पर अटक जाते हैं ना, तब ज्यादा क्लेश होते हैं। तो वो हमें बस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब मांगलिक में भी ना हमें ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ दोष की तरह इसको भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर अब मांगलिक क्या है, मांगलिक भी तो होता है ना, कि मतलब मांगलिक वर्ड अगर यूज करें तो अच्छे सेंस में भी यूज होता है कि भाई इसकी जिंदगी के अंदर मांगलिक घटनाएं ज्यादा हो रही है, यानी कि कुछ अच्छा इवेंट्स अगर ज्यादा हो रहे हैं, तो यानी कि ये मांगलिक योग भी बन सकता है। और अगर बार बार कुछ ना कुछ अटक जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, बार बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो यानी कि मंगल खराब है। तो अब इसके लिए बेसिक रेमेडीज होती हैं कि भाई मंगल अगर खराब है, तो सबसे पहले तो आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा, जिम वगैरह जाना पड़ेगा। और सिर्फ जिम नहीं, सिर्फ मतलब ये नहीं कर सकते कि आपको जिम की एक्सरसाइज करनी है, अगर आप योगा भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, पार्क में वॉक भी कर रहे हो, तो भी आपका मंगल स्ट्रांग होता है। तो पहले देखो पीड़ा कहाँ से आ रही है। अगर तो यहाँ से पीड़ा आ रही है, तो मतलब मंगल वाली पीड़ा आ रही है हमारे उसमें, तो यानी कि ये मंगल दोष है, ये कुछ ना कुछ पीड़ा हमें दे। अब इसके प्रति हम जब रेमेडीज करेंगे, तो इसका जो दोष है वो कम होता रहेगा, और जो बेनिफिट्स है वो इसके बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही हर एक प्लेनेट के साथ है। जो प्लेनेट हमें तंग कर रहा है, जो पीड़ा बढ़ा रहा है, उसके प्रति कुछ ना कुछ हम रेमेडीज करें। पहले देखो कौन से हाउस की पीड़ा है, उस हाउस पे देखो प्लेनेट कौन से बैठे हैं। अगर प्लेनेट नहीं बैठे हुए, तो फिर कोई राशि बैठी होगी, उस राशि की जो लॉर्ड है उनकी अगर हम पूजा कर लें, उसकी हम रेमेडीज कर लें। बट ये करनी रेगुलर है, ऐसा नहीं कि भाई एक बार कर लिया और हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये करो, और उसके बाद आपकी जो पीड़ा है वो कम होती रहेगी, और जो सुकून है आपका बढ़ता रहेगा। आपने बताया कि मंगल खराब है या अच्छा है उसके हिसाब से रिजल्ट देगा, तो वो कैसे पता लगाए कि हमारी कुंडली में मंगल अच्छा स्थान पर बैठा है कि बुरे स्थान पर बैठा है?
आप स्थान को छोड़ दो, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आप उससे पूछो कि भाई तेरी लाइफ के इवेंट्स बता दे कि अभी तक तू खुश है, तू दुखी है अपने इवेंट से। तो अगर बहुत ज्यादा दुखी है तो यानी कि मंगल खराब है, कि भाई बार बार ही कुछ ना कुछ होता रहता है, करने जाता है कुछ और हो जाता है कुछ और, तो यानी कि मंगल खराब है। और अगर मान लो कुछ अच्छा इवेंट हो गया कि यार मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज एक्सपेक्ट करके बैठा था, कुछ और अच्छा हो गया, तो यानी कि मतलब बहुत अच्छा उसको मंगल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कि एक के बदले में दूसरी चीज भी मिल गई, कुछ भी हो गया। तो यानी कि आप कुंडली को एक बार के लिए अगर साइड करो, जैसे बहुत लोग आते हैं ना कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अपनी डेट नहीं पता, कुंडली को एक बार के लिए साइड रखो। आप बताओ कि इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। अगर इवेंट्स अच्छे हो रहे हैं तो यानी कि मंगल अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इवेंट खराब हो रहे हैं तो यानी कि मंगल दोष लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम मतलब मंगल की हम रेमेडीज कर सकते हैं। ओके, तो एक ही प्लैनेट से कैसे पता लगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें पितृ दोष भी हो सकता है, मांगलिक दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या अब फिर इसके कोई लिए और प्लेनेट, प्लैनेट भी किसी और जगह पर बैठा हो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वो कैसे पता लगा है कि इसको प्रॉब्लम चल रही है, तो इसी मतलब मंगल की वजह से ही चल रही है। हाँ, तो अब इसके लिए हमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, फिर हम हाँ। पूछेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो प्रॉब्लम बताएगा, फिर हम देखेंगे कौन सा हाउस वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, उस हाउस पे चलेंगे, वहां पर देखेंगे कि भाई दृष्टि कौन सा प्लेनेट डाल रहा है, या फिर राशि कौन सी बैठी है, या फिर प्लेनेट कौन सा बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज देते हैं कि भाई तुम्हारी ये पीड़ा है और ये तुम करो तो इससे तुम्हारी पीड़ा शांत होगी। ठीक है, अब जैसे ना अगर आप इसकी सोचो ना कि सबसे जो खराब प्लेसमेंट मैंने अभी तक देखी है ना, मंगल की एक तो चौथे हाउस के अंदर है, बहुत पीड़ा देता है। अगर फोर्थ हाउस का मंगल है ना, तो यानी कि या फोर्थ राशि के साथ अगर मंगल है, तो यानी कि ना ये एक गरीबी की निशानी है कि जो इसके पूर्वज है ना, बहुत ज्यादा गरीबी की और दरिद्रता होती है ना, कि बहुत ज्यादा मिजरेबल इसकी लाइफ में रहने वाली, या फिर एक ये हो गया। और या फिर अगर आठवीं राशि के साथ हो या आठवें हाउस के अंदर मंगल हो, तो भी बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। वो बार बार आपको एक्सीडेंट्स वगैरह का योग देगा, ठीक है, कि अचानक से कुछ हो गया, करने निकले थे कुछ और अचानक से कुछ और हो गया। तो ये सब चीजें आठवें का और चौथे का सबसे ज्यादा खराब मंगल होता है। किसी को बेबी डिले हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कौन से प्लैनेट की इश्यू हो सकती है और कौन से हाउस से देखना चाहिए? देखो सबसे पहला प्राइमरी तो देखेंगे शुक्र, और दूसरा देखेंगे हम शनि। अब जैसे शनि बैठ गया फिफ्थ हाउस के अंदर, या फिर शनि की कोई राशि भी बैठ गई अगर फिफ्थ हाउस के अंदर, तो फिफ्थ हाउस होता है हमारे बच्चों का, ठीक है। तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि शनि क्या करता है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई इस एज तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्लान कर रखा है कि इस एज में मेरे को बेबी करना है, तो शनि क्या करेंगे, उस एज में नहीं होने देंगे, उससे डिले करते रहेंगे। तो शनि जी से सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपको रिजल्ट लेना है ना, अपनी एक्सपेक्टेशन का जो रेलिवेंस पॉइंट है ना वो कम कर दो। कि भाई अगर तुमने कोई एक काम सोच रखा ना कि मुझे 35 की एज में करना है, आप माइंड के लेवल पर सोचो कि मुझे 33 की एज में करना है, तब जाकर वो 2 साल लेट होगा। यानी कि शनि का मतलब है कि आपको चीज मिल तो जाएगी, लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन है ना उससे लेट मिलेगी। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है इसका भी, लोग जरूर करें आपके जो दर्शक हैं, कि भाई जो भी उनका रेलिवेंस पॉइंट है उसको कम करते जाओ, तो आपको मिल जाएगी टाइम पर। तो ओनली सनी होने से कि या कोई और प्लैनेट भी डिले नहीं, कराता है, और जैसे भी हो कि सकते हैं, मार्स और हो गया फिफ्थ जैसे में? अब जैसे मैंने अब, हाँ, तो मार्स अगर फिफ्थ में हो तो बहुत हाई चांसेस है कि ये इंसान एक ही बेबी करेगा, या तो एक ही करेगा या फिर हो सकता है होएगा ही एक, ठीक है, खुद की इच्छा एक है या फिर होना ही एक है। अब क्योंकि मार्स क्या कहते हैं, मार्स जहां पर भी बैठ जाता है ना, उसके बाद ना वो प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देता, कि भाई मार्स क्या है, एक आर्मी कमांड। तो मार्स वाला अब जैसे फिफ्थ हाउस में आ गया तो बहुत हाई चांसेस, अब डिपेंड करता है कि स्पाउस का चार्ट कैसा है, बट अगर जैसे हम देखें दोनों का अगर मार्स उसमें बैठा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि भाई इनका एक ही चाइल्ड होगा, या तो करेंगे एक या फिर होगा ये, क्योंकि मार्स के आगे चीज और बढ़ने नहीं देता, भाई मार्स जहां पर बैठा है उसके बाद प्रोग्राम खत्म है। तो कोई भी हाउस हो, चाहे कैसा भी हाउस हो, जहां पर मार्स बैठ जाता है ना उसके बाद प्रोग्रामों को आगे नहीं बढ़ने देता। और मार्स की एक अच्छी चीज ये है कि जिस भी हाउस में बैठे है ना उसकी हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के भी 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, किसी एक का अगर मंगल मान लो 11th हाउस में बैठा है ना, तो 11th हाउस होता है हमारे आय भाव का, इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम। तो यानी कि पूरी जिम्मेवारी ले लेगा ये फैमिली की, कि भाई पैसे कमाने का जो जिम्मा है वो मेरे ऊपर है। 11th हाउस मार्स, कि भाई इस एरिया की तो मैं जिम्मेवारी लूंगा ही, ठीक है। वो अपने आप ही ले लेगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ उसको कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। खुद ही इंसान आगे बढ़ता, मतलब कि ना, जैसे बाकी एरियाज में हो सकता है कि थोड़ा सा सुस्त हो इंसान, लेकिन जहां पर मार्स बैठा हुआ है ना, वहां की वो पूरी जिम्मेवारी लेगा ही लेगा, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा मार्क्स खराब हो। अब जैसे मैंने आपको बताया चौथे में हो या आठवें में हो, फिर तो वो ले ही नहीं पाएगा, मतलब चीजें ही ऐसी ऐसी हो जाएंगी कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा। तो जैसे बेबी के बारे में तो हमने समझ लिया कि डिले और नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम। तो बट जैसे मैरिज में भी डिले चलता है किसी को, मतलब 30-30 साल तक मैरिज, जो 30 एज में भी मैरिज नहीं हो रहा है, 33 एज में भी मैरिज नहीं हो रहा है, तो उसमें डिले या फिर मैरिज नहीं होना, तो उसके लिए कौन सा हाउस देखना होगा? हाँ, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम प्राइमरी पे देखेंगे 7th हाउस में क्या क्या बैठा हुआ है। और दूसरा हम देखेंगे कि जैसे अब कुछ लोगों का वीनस है, देखो हमें ना बस ये देखना कि प्लेनेट इसके लिए कौन सा जिम्मेवार है। अब जैसे रिलेशनशिप है, शादी हो गया, तो सबसे प्राइमरी प्लेनेट है वो हमारा शुक्र देव है।
वीनस, ठीक है? तो कहीं न कहीं वीनस पीड़ित होगा और साथ में 7th हाउस पीड़ित होगा। तो हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे कि भई पीड़ा अगर 7th हाउस से आ रही है, हो सकता है वहाँ पर कोई नीच का प्लैनेट बैठा हो या कोई और दृष्टि डाल रहा हो, कुछ ऐसी कर रहा हो, जैसे सैटर्न दृष्टि डाल रहा है, तो यानी कि वो मामला उसका डिलेड रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि चार्ट कैसा है, कौन से प्लैनेट रोल प्ले कर रहे हैं, हर एक की कुंडली में अलग-अलग होता है, ठीक है? मतलब मेजरली अगर देखा जाए तो यानी कि शुक्र और शनि, ये दो सॉरी, शुक्र और 7th हाउस की प्लैनेट हो गया शुक्र, और 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है या जो राशि बैठी हुई है या फिर जो प्लैनेट वहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, उनकी हम रेमेडीज़ करेंगे कि भई तब आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ओके। तो ऑरा अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्या रेमेडी होती है? देखो किसी का भी ना ऑरा, पहले तो हम समझते हैं ऑरा क्या होता है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है कि हम ना किसी इंसान को देख भी लेते हैं या कोई इंसान हमारे पास भी आ जाता है, अभी बात भी नहीं हुई, हमें बहुत अच्छा-सा फ़ील हो जाता है, मतलब उसका चेहरा देखकर थोड़ा अच्छा हो जाता है या उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगता है, यानी कि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं कि भाई दूर से भी अगर दिख जाए ना तो हम बचने की कोशिश करते हैं कि यार इससे नहीं मिलना, क्योंकि ऑरा बिगड़ा पड़ा है, ठीक है? अब ऑरा कैसे सुधरता है, देखो जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई जिनके पास भी अगर हम गए ना थोड़ा ठहराव मिलता है, थोड़ी शीतलता मिलती है कि यार ये इंसान अच्छी बात करेगा, थोड़ा-सा हमारा दुःख सुनेगा, थोड़ा-सा हमें चीज़ें बताएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान हमें देगा या कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगा। अगर ज्ञान वर्ड ना भी यूज़ करे तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी करेगा कि जिससे हमारा मन खुश हो जाएगा, थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगेगा। तो यानी कि उसका ऑरा अच्छा है। अब इसके लिए जो 2 प्लैनेट सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं, एक तो है अपना जुपिटर, ठीक है? क्योंकि जुपिटर वाला जो व्यक्ति है ना, वो कभी भी ना किसी की कोई बहुत ज़्यादा निंदा नहीं करेगा। वो चीज़ों को एक्सेप्ट ऐसे का ऐसे करेगा, जैसी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसी चीज़ें हैं, और फिर अब उसको इम्प्रूव करने का कुछ ना कुछ बोलेगा कि भई इसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, उसका ऑरा वैसे भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। उससे बात कर थोड़ा अच्छा ही फ़ील होने वाला है किसी भी इंसान को, ठीक है? और दूसरा हो गया वीनस, कि भई जिसका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका चेहरा देखकर हमें अच्छा फ़ील होगा, उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा अच्छा फ़ील होगा। तो ये 2 प्लैनेट मेजरली ज़िम्मेवार होते हैं। तो आपको अगर किसी भी इंसान को, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, किसी को भी अगर अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें और वीनस को स्ट्रॉन्ग करें। अब वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अच्छे-अच्छे इत्र लगा सकते हैं, ठीक है? कोशिश करिए कि परफ्यूम ना लगाकर इत्र लगाएँ, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल कंटेंट होता है, तो वो राहु एक्टिवेट करता है। तो जैसे इत्र हो गया, नेचुरल फ्रेग्रेंसेस हो गई, ये सब चीज़ों का यूज़ करें, आस-पास सफाई रखें। और जुपिटर हो गया ज्ञान, कि भई खुद भी ज्ञान लें और मतलब अपने आप को भी कुछ ना कुछ नॉलेज इंप्रूव करें, और साथ-साथ फिर उसी ज्ञान को जो आपने हासिल करा है, वो आगे भी पहुँचाएँ। उससे भी जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है? ओके। अगर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मतलब हार्ड वर्क बहुत कर रहा है बट पैसे आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं किसी ना किसी वजह से, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, तो अब इसको ना हमें 2 तरीकों से देखना पड़ेगा। देखो, आपने जैसे बोला पैसे आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। अब आने के लिए हम देखेंगे 11th हाउस, और जो जा रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो 12th हाउस। अब ऐसा भी तो होता है ना, कोई लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं लेकिन बच कुछ भी नहीं रहा। जो बच रहा है हमें, जो बैंक बैलेंस है, वो है हमारा 2nd हाउस, ठीक है? जो टोटल हमारा इनकम आ रही है, यानी कि जिसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं, वो 11th हाउस है। फिर खर्चे अगर 12th हाउस में खर्चे हो गए, वो माइनस कर जो बचता है, वो हमारा बैंक बैलेंस होता है, वो 2nd हाउस, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्लैनेट बैठ गए। 11th हाउस के अंदर जितने ज़्यादा प्लैनेट है ना, इंसान अलग-अलग मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम कमा सकता है वहाँ से, ठीक है? अगर अब शर्त है कि वो यूज़ करे उस चीज़ को, अगर तो जॉब में है तो एक ही रहेगा, बट अगर बिज़नेस है तो वो अलग-अलग तरीकों से पैसा कमा सकता है, ठीक है? तो 11th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो यानी कि पैसा तो बहुत अच्छा है, लेकिन 12th में बैठ गया कोई खराब प्लैनेट, ठीक है? अब वो बैठ गया वहाँ पर राहु, वो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो यानी कि कितना भी कमा लो, खर्चे पे लगता रहेगा। 12th हाउस में राहु का मतलब है हॉस्पिटलाइज़ेशन के खर्चे हो जाएँगे, या अगर हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं भी हुई तो आस-पास वैसे ही खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि इंसान वैसे तो कमा रहा है 3-4 लाख रुपए महीने का, लेकिन बच कुछ भी नहीं रहा। सेकंड हाउस तक आते-आते सारा ही निपट जाता है कि 11th में हमने कमाया, 12th में हमने गँवा दिया, यानी कि कुछ ना कुछ खर्चे हो गए, और जब तक सेकंड की बारी आई तो बैलेंस बचा ही नहीं। तो ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे चार्ट ऐसे होते हैं, ठीक है? तो अब इसमें हमने क्या करना है कि भई अब इसको पैसे को कैसे हम कर सकते हैं? देखो, जो चीज़ हमें मिल गई बाय डिफ़ॉल्ट, ना तो कुछ हमने अच्छा करा, ना हमने कुछ खराब करा। भई हमारे हाथ में थोड़ी है कि 12th हाउस में कौन-सा प्लैनेट हमें बिठाना है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कुदरत की तरफ से मिल गया। जिस टाइम हम पैदा हो रहे थे, हमारा जो सबका चार्ट है ना, ये हमारा कुदरत की सेल्फ़ी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जिस टाइम हम पैदा हुए, कुदरत के जो प्लैनेट्स थे वो इस तरीके से थे उस टाइम पे, ये स्नैपशॉट है, ठीक है? ये मरते दम तक सेम ही रहने वाला है। तो अब हमने क्या करना है कि भई एस्ट्रोलॉजी का जो पर्पस है वो यही है कि अपनी चीज़ों को समझो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो, वो आपको पूरा चार्ट आपका समझा देगा कि भई फर्स्ट हाउस आपका ऐसा है, सेकंड ऐसा है, और इस हाउस की ये सिग्निफिकेंसेस है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब जैसे किसी का बार-बार ऐसा हो रहा है कि मैं कमा तो बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यानी कि अब उसको क्या फ़ोकस करना है कि खर्चों पहले पहले कंट्रोल करो। भई एक पाइप में से पानी बहुत अच्छा खासा फ्लो है उसका बना पड़ा, बट अगर उसमें छेद होते रहेंगे तो वो फ्लो तो कम होता रहेगा ना, तो सेकंड हाउस तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इन जो हमारे ये जो होल्स होते जा रहे हैं ना, इनको हमें रोकना है। अब वो हम कैसे करेंगे? एक कॉन्शियस एफर्ट डालकर।
कि भाई हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं भी हो पाए, मान लो पूरा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, बट जो चीज़ हमें मिली है अगर हम 30, 40, 50% तक भी कंट्रोल कर पाए या उनको बचा पाए, तो भी तो एक अच्छा यूज़ हो गया ना इस लाइफ़ का, कि भाई जो हमने करने आए थे। भाई देखो, हमने कर्म तो करना ही करने हैं, कर्म के बिना तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला। एक हो गए हमारे कर्म, एक हो गया कि भाई एस्ट्रोलजर्स ने आपको रेमेडीज़ लिख कर दे दी। आपने जैसे सबसे पहले तो कर्म कर लिया, आपको पता चल गया कि भाई ऐसा नहीं मेरे को आउटपुट आ रहा है जैसा मैंने सोचा था। मैंने बहुत ज़्यादा कर देख लिया, जितने मुझे पैसे मिले खर्चा मुझे मेरा ज़्यादा था। तो आपने एस्ट्रोलजर्स को कॉन्टैक्ट करा, तो हमने बताया कि भाई 12th हाउस में ये पीड़ा है। जैसे ही आपने आपको पीड़ा बताई कि भाई यहाँ से आ रही है, फिर हम आपको रेमेडीज़ देंगे। तो जैसे ही आपने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया, यानी कि आपने एफर्ट्स भी कर लिए, अपनी मेहनत भी पूरी कर ली और फिर साथ-साथ एस्ट्रोलजर ने जो आपको रेमेडीज़ दी वो भी कंबाइन कर दी। अब इसके बियॉन्ड तीसरा कोई चीज़ नहीं बच जाती। फिर आप तीसरा कुछ नहीं कर सकते। अब जो रिज़ल्ट आना है ना वो बेस्ट ही आने वाला है। यानी कि आपने एफर्ट्स भी डाल दिए और जो एस्ट्रोलजर ने आपको रेमेडीज़ दी थी वो भी कर दिया, ठीक है? अब बेसिकली पर्पज़ क्या है रेमेडीज़ का? भई भगवान सिर्फ़ इससे थोड़ी खुश हो रहे हैं कि भई आपको नारियल मिल जाएगा। भगवान के पास कोई कमी थोड़ी है नारियल की। पूरा कुदरत उन्होंने बनाया है, तो वो भी तो एक नारियल भी तो उसका पार्ट ही है ना। अब लेकिन इस इन चीज़ों को करने से ना हमारी कॉन्शसनेस जागती रहती है कि भई मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये वाली चीज़ इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है? आप नारियल की जगह किसी को कुछ भी बोल दोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो हम जनरली नारियल बोलते हैं कि भई नारियल चढ़ा दो या कुछ लड्डू वगैरह चढ़ाओ। आप कुछ भी बोल दोगे ना, रेमेडी वर्क ज़रूर करने लग जाएगी। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड डिपेंड करता है कि उस इंसान का एस्ट्रोलजर के ऊपर ट्रस्ट कितना है। कि मैंने ये वाली रेमेडी करी, अब रेमेडी क्या है? ये भी तो एक इवेंट ही है ना। भई मैं यहाँ से निकल कर मंदिर गया, ये भी तो एक इवेंट ही है ना, वरना मैं लेटा रह सकता था बेड के ऊपर, ठीक है? मंदिर जाना भी तो अपने आप में एक इवेंट है ना। तो यानी कि हमने एक कॉन्शियस एफर्ट डाला, एक कॉन्शियस रेमेडी करी, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? मेरे माइंड में तो यही है ना कि मैं नारियल चढ़ाने जा रहा हूँ, इससे मेरे खर्चे कम हो जाएँगे। तो यानी कि वो ऑटोमैटिकली सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन ही अडैप्ट कर लेगा कि भई मैंने ये वाली रेमेडी करी, अब मैं खर्चे कम करूँगा। तो यही होते हैं रेमेडीज़ जो वर्क करती है वो ऐसे ही करती है कि भई आपके पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। फिर उसके बाद 12th हाउस पे अगर हम खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी हम थोड़ा बहुत रेमेडीज़ बताएँगे, उसको आप करिए तो आपका बैंक बैलेंस जो है, अल्टीमेटली तो पर्पज़ यही है ना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो वो बढ़ने लग जाएगा आपका। ओके, तो रेमेडी करने से और अच्छे काम करने से हमारे जो पाप होते हैं, वो कट जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। देखो, कभी ऐसा नहीं होता। मेरा जो मानना है ना इसमें थोड़ा-सा टेक डिफरेंट रहेगा। हमें ना दोनों चीज़ों का भोगना ही भोगना है कुछ ना कुछ। यानी कि अगर जो हमने जैसे कई लोग ना पता है क्या करते हैं, बहुत ना इसको ये फ़ील करते हैं कि भई मैं तो किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। अगर किसी को खाना खिला रहा हूँ या किसी को कुछ स्लीपर्स डोनेट कर रहा हूँ, कपड़े डोनेट कर रहा हूँ। देखो, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। ये आपके खुद के कर्म हैं, जो आपने खराब कर्म करे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को जितना लगता है ना, हमें 50% जो है ना वो पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा इस जन्म में भोगनी पड़ती है। और इस जन्म के अंदर जो हम कर्म कर रहे हैं, 50% उसका रिजल्ट यहीं पर मिलेगा इसी जन्म में और 50% कैरी फॉरवर्ड होगा। अब डिपेंड करता है कि हम अच्छे ज़्यादा कर रहे हैं या बुरे ज़्यादा कर रहे हैं। अब हमें दोनों का ही रिजल्ट मिलने वाला है, जो जितने हमने अच्छे करे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बहुत ज़्यादा पूरी लाइफ में खराब, खराब, खराब करता रहा, बहुत सारे खराब कर्म करे, फिर उसके बाद वो ट्यूसडे को जाकर लड्डू चढ़ा देता है या नारियल चढ़ा देता है। तो वो ये नहीं सोच सकता कि भई मैंने इतने सारे खराब कर्म करे हैं, तो ये लड्डू और नारियल से मेरे कर्म कट जाएँगे। कटता कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो बुरे कर्म हैं उसकी भी सज़ा मिलेगी और जो अच्छे कर्म हैं उसकी भी वो मिलेगी, जो आपको बेनिफिट मिलना है वो भी मिलेगा। दोनों चीज़ों का मिलेगा, अब डिपेंड करता है कि किसने कितना उसको क्वांटिफ़ाई कर रखा है कि भाई बुरे बुरे ज़्यादा कर लिए या अच्छे ज़्यादा कर लिए। अच्छे ज़्यादा करें तो अच्छे ज़्यादा मिलेंगे और बुरे ज़्यादा करेंगे तो बुरे, दोनों का ही फल मिलेगा। कुछ कट नहीं सकता कि भई मैंने इतने सारे मर्डर कर दिए, उसके बाद मैं ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ, तो कटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कट जाएँगे वो। बस इतना ही होगा कि भई उसके अलग आपको कर्म भोगने हैं और जो आपने अच्छा करा, उसके अलग आपको कुछ अच्छाई मिल जाएगी। ओके, आपने बात की कि आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हो, तो मेरा उससे एक क्वेश्चन है कि पहले क्या होता था कि पहले डिवोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे केसेस। अभी तो हो गया है कि हर घर में मतलब एक घर छोड़ के एक घर में अगर हम देखें तो ब्रेकअप की प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स केसेस बढ़ चुके हैं। अगर दोनों लोग साथ में भी रहते हैं ना, फिर भी एक-दूसरे के साथ नहीं है, मतलब अपोज़िट है, बात नहीं करते एक-दूसरे के साथ, तो ये सारी प्रॉब्लम अभी इतनी क्यों बढ़ गई है? देखो बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो हम अगर कंपेयर करें ना ये वाला टाइम और पहले का टाइम, पहले ना बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते थे कि भई एक के साथ शादी हो गई तो यानी कि ये कुदरत ने हमारे लिए बना रखा है और अब हम जैसे-तैसे है कि भई सहन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और तब इतना ना कुछ ये भी नहीं होता था, तब इतना ज़्यादा एक्सेस भी नहीं था, पुलिस स्टेशंस का इतना नहीं था, जो हमारे ये पोर्टल्स बने हुए हैं ऑनलाइन कि किसी के खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं, तो तब इतनी नहीं थी। अब जागरूकता जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि भई अगर कोई आपको इस तरीके से रिलेशनशिप का आपका टॉक्सिक हो रहा है, कोई नार्सिसिस्ट एलिमेंट आ गया, जैसे आप इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, तो सब लोग ट्रेनिंग भी तो कर रहे हैं ना कि भई कैसे इन लोगों से बचा जाए, ठीक है? तो वो वाला ज्ञान भी लोगों के अंदर
अंदर आ जा रहा है। और अब जो है ना, लोगों की टॉलरेंस भी बहुत कम हो चुकी है, इतना कोई टॉलरेट नहीं करता किसी की भी नॉनसेंस, ठीक है। अब जैसे पहले होता था ट्रेडिशन फॉलो करना कि नहीं यार, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, तो तब लोग कंप्लेंट करते ही नहीं थे कि भाई जैसा चल रहा है, टॉक्सिक भी चल रहा है, चलने दो, चलने दो। अब सबके अंदर अवेयरनेस है, सबको अपना हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ाना है कि भाई कहाँ कहाँ से पीड़ा लेनी है। जो जॉब से पीड़ा आ रही है वो भी आ रही है, फिर रिलेशनशिप से भी आ रही है, फिर जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो भी आ रही है। तो यानी कि सबको ये देखना है कि भाई मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ सकता है। अब वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो लोग बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, और एकदम से केस डालो, और जो लॉज बने पड़े हैं वो भी ऐसे हैं कि भाई अब केस डालोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, बट अब जो फिलहाल आज की डेट में जो लॉज बने पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे ही महिलाएं हैं जिनको पता है कि भाई कैसे फायदा उठाना है इन लॉज का, ठीक है। तो कुछ तो उसमें वहां निकल गए, पर अगर आप परसेंटेज देखो कि क्यों बढ़ती जा रही है, तो कुछ तो होंगी ना, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारी ऐसी होंगी, बट अगर 5-10% भी हैं जो सिर्फ इसके दम पर केस कर रही है कि मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, एलमनी मिल जाएगी, या बैंक बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, 5-10% आप वहां पर लगा लो। फिर 5-10% होंगे जिनका एक्चुअली में टॉक्सिक चल रहा है, तो वो बढ़ गए। फिर 5-10% होंगे कि जिनके अपने होते हैं, जैसे कि आजकल वो चल रहा है ना, इट्स माई लाइफ माई बॉडी, मैं कुछ भी करूं, तो अफेयर वगैरह का हो गया कि भाई चीटिंग कर रहे हैं, उस चक्कर में डाइवोर्स होते जा रहे हैं। तो अगर 5-5, 10-10% कर भी आप कैलकुलेट करो तो सोचो परसेंटेज कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी चक्कर में डाइवोर्स हो रहे हैं। अब इसमें दोनों ही है, मतलब सिर्फ हम महिलाओं को भी ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ पुरुषों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, दोनों ही है, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है। इसी चक्कर में डाइवोर्स अब बढ़ रहे हैं, टॉलरेंस एक तो कम हो चुकी है, और लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि भाई मैं टॉक्सिक नहीं झेल सकती। और लोग अब थोड़ा सा ट्रेडिशन से ऊपर भी उठना चाहते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी है कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अगर एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है तो मुझे उससे अलग होना ही होना है, ठीक है। देखो जो एडवाइसेस है ना, जैसे कोई भी रिलेशनशिप काउंसलर है ना, वो आपको ना एक न्यूट्रल अप्रोच देता है। जैसे मेरे पास कोई भी अगर कपल आता है ना काउंसलिंग वगैरह के लिए, तो ना तो मैं उस महिला को जानता हूँ पहले से, ना तो मैं उस इंसान को जानता हूँ, तो मेरा जो भी टेक रहेगा ना, मेरी कभी भी कोशिश ये नहीं रहेगी कि भाई मैं इनका रिलेशनशिप तोड़वाऊँ। मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस है, या किसी भी रिलेशनशिप काउंसलर की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना, वो ये रहती है कि भाई आप दोनों एडजस्ट करो, कि दोनों का चार्ट देखा, इस एरिया में आपको एडजस्ट करना है, इस एरिया में आपको एडजस्ट करना है। और आप ये देखो कि एज अ फैमिली या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, इसमें कोई इंडिविजुअल जीत या इंडिविजुअल हार नहीं होने वाली। भाई एज अ कपल या तो आप जीत जाओगे, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो गया, आपके बच्चों ने तरक्की कर ली, तो यानी कि आपने एक फैमिली एज अ ग्रो कर ली। चाहे फैमिली का एक मेंबर भी अगर ग्रोथ कर लेता है ना, तो वो पूरी फैमिली की सक्सेस है। वो ये नहीं है कि सिर्फ उसने एक इंसान ने कर लिया। और अगर ये नहीं हो पा रहा, मान लो, अब जैसे हम एज अ काउंसलर भी तो हम कपल को यही समझाएंगे ना कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे। अगर आज की डेट में तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तुम एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर सके, तो यानी कि चार्ट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। अब सेकंड मैरिज करोगे तो ये चार्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तब भी सेम ही रहने वाला है। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ तुम नहीं एडजस्ट कर पा रहे फर्स्ट मैरिज के अंदर, सेकंड में कर लोगे क्या? सेकंड में इससे भी ज्यादा एडजस्टमेंट होगी, और तब किसी को बताने लायक भी नहीं रहोगे, कि भाई फिर तो लोग और ज्यादा बोलेंगे कि अब सेकंड मैरिज में क्या दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है। तो यानी कि जितनी एडजस्टमेंट उसने बाद में करनी है वो पहले ही कर लेगा ना, तो कपल बहुत अच्छा चल जाएगा। तो इसीलिए ये एडवाइसेस दी जाती है। इसीलिए अब काफी लोग हैं कि भाई जिनको ना कुछ काउंसलिंग लेनी नहीं है, कि भाई हम खुद ही कर लेंगे, तो खुद करते रहो भाई। आप खुद का ना एक लिमिट होती है किसी भी, मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, हर एक इंसान की एक लिमिट है कि भाई ये वाले जितना मेरे पास आज ज्ञान है, इन इस ज्ञान को यूज करके मैं इतनी चीजों को फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो चीज इतनी ज्यादा पीड़ा दे रही है कि ये ज्ञान उसमें इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा, तो आपको किसी ना किसी एडवाइजर से तो बात करनी पड़ेगी ना। तो वहां पर अच्छा है कि रोज तड़पने के बजाय आप किसी काउंसलर से बात करो, और 2-3 सेशन इसमें लगते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे एडजस्टमेंट करना है। अगर कुछ बेटरमेंट आ रही है तो वेल एंड गुड है, और अगर बिल्कुल ही मामला ऐसा हो चुका है कि भाई अब तो हो ही नहीं सकता, काउंसलर भी थक चुके हैं कि भाई समझा समझा के कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर हमारी बेस्ट एडवाइस यही रहती है कि भाई अब तुम अलग ही हो जाओ, कि फिर रोज मरने से बढ़िया है एक बार आप मर जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो आपके पास कैसे केस आते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम के, और आप फिर उनको कैसे सॉल्व करते हो? कोई एक एग्जांपल। देखो, एक तो सबसे ज्यादा तो ये आता है कि भाई हमारे जो इन लॉज है वो टॉक्सिक हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी, देखो, जब भी कोई लड़की शादी कर रही है ना, तो वो इन लॉज के लिए शादी नहीं कर रही, वो शादी कर रही है कंपेनियनशिप के लिए, कि हस्बैंड का सुख मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा, ना कि ये कि सिर्फ इन लॉज की सेवा करनी। तो यहाँ पर बहुत, क्योंकि जो इन लॉज है वो एक अलग एज ग्रुप के हैं, ठीक है। तो उनका थॉट प्रोसेस और जो नई बहू आ रही है उसका थॉट प्रोसेस मैच होता है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो आती है ना, वो आ रही है कि इन लॉज वाले जो है ना वो खत्म कर रहे हैं। मतलब इतना हस्बैंड की गलती नहीं है जितना इन लॉज की है, कि भाई वो किसी और तरीके से ट्रीट करना चाह रहे हैं। और आज की डेट में कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझे कोई और कंट्रोल करे, सबको अपनी अपनी चौधराहट चाहिए कि भाई मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो एक तरफ वो हस्बैंड की भी चीज हो गई, फिर उसके बाद इन लॉज वाले भी अपनी सेवा करवा रहे हैं, तो ऐसे में जो रिलेशनशिप है वो खराब होता ही होता है। तो जो बेस्ट एडवाइस है, जो अभी जितनी भी शादियां हो रही है, बेस्ट एडवाइस है कि भाई हस्बैंड और वाइफ जो है ना, वो अलग घर में रहे, ठीक है। अगर घर अलग नहीं हो सकता तो एटलीस्ट फ्लोर तो अलग हो,
कि अगर एक ही बिल्डिंग में है तो एटलीस्ट फ्लोर अलग हो जाए, कि भाई डेली जो है वो इन लॉज के साथ कुछ बातचीत ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप मिलने चाहिए कि अगर दूर दूर रह रहे हो तो आप महीने में एक बार मिल लो, हफ्ते में एक बार मिल लो, या अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हो तो डेली कुछ टाइम ऐसा स्पेंड कर लो साथ में। लेकिन जो पूरा टाइम साथ में स्पेंड होता है ना, उसमें हमेशा बिगड़ती बिगड़ती है। और इसमें जो कपल का नुकसान है वो तो है ही है, इसमें साथ में बच्चों का भी नुकसान है। क्योंकि जो भी चीज मतलब बचपन से बच्चे देख रहे हैं वो देख तो रहे हैं ना, सब कुछ तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड तो होता ही जा रहा है ना। तो अगर इन लॉज वाले डेली कुछ कलेश कर रहे हैं तो यानी कि वो सब चीजें भी उसके माइंड में जा ही रही हैं, वो बच नहीं रहा उन सब चीजों से। हमें लग रहा है कि नहीं फर्क पड़ेगा, हर चीज का फर्क पड़ता ही पड़ता है। बैक ऑफ द माइंड ना, सबकॉन्शियस माइंड में ना सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है, जो भी बचपन के कलेश हैं, जो भी चीजें हो रही है। तो ये कपल के लिए भी अच्छा है और उनकी आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है कि अलग घर में शिफ्ट हो जाए। तो मेरी भी एडवाइसेस यही रहती है कि जब भी आप शादी करो तो पहली कंडीशन ये रख दो कि भाई हस्बैंड वाइफ अलग घर में रहेगी। अगर अलग घर नहीं हो सकता तो अलग फ्लोर हो जाए। अगर खुद का खरीदा हुआ घर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट किराए पे हो जाए। इतना तो हो जाए कि भाई सेपरेट तो हुए हुए, तभी आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ेगा। पर फिर अभी इंडियन मेंटालिटी जो होती है हमारे देश में पहले से ही ऐसा है कि मम्मी पापा से अलग नहीं रह सकते। और दूसरा, लड़का भी मानना चाहिए। अगर लड़की ने बोल भी दिया लड़के को कि हम अलग रहेंगे, तो वो फिर उसकी मेंटालिटी पर क्वेश्चन हो जाता है कि कैसी लड़की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब इसी में तो इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं ना कि भाई बताने के लिए कि अगर तुम साथ रहोगे तो क्या क्या नुकसान है। कि भाई अगर मान लो अब मेरे को किसी को अगर समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा। मान लो कि एक लड़का है जो बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयार नहीं, तो मैं डायरेक्ट उसको उसका बेनिफिट नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट उसको बताऊंगा तेरे बच्चों का बेनिफिट। कि भाई तू अपने लिए मत अलग हो, लेकिन अपने बच्चों का अगर फ्यूचर अच्छा करना है तो अलग हो जा। तो कोई कैसा भी बाप हो, भाई खुद को नहीं समझ में आ रही, बच्चों के लिए तो समझ ही जाएगा कि भाई बच्चों की पीड़ा बढ़ जाएगी या बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं दूसरे घर में जाऊँ। रोज रोज कलेश होने से बढ़िया तो मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊँ। तो समझाने के तरीके होते हैं कि भाई कौन किस एंगल से समझता है। अगर डायरेक्टली जैसे कोई सामने है, उसको उसका बेनिफिट समझाया फिर भी नहीं समझ में आई कि नहीं मेरे को तो यही करना, तो फिर हम उसके बच्चों का बेनिफिट समझाएंगे कि चल अपने लिए मत कर, बच्चों के लिए कर ले। तो फिर उसके बाद वो क्या बोलेगा कि नहीं बच्चों का भी फ्यूचर मुझे खराब करना है। तो अगर ऐसा बोल रहा है तो फिर तो डेफिनेटली बच्चों की भी किस्मत में यही है कि भाई फिर खराब ही होना है उनका फ्यूचर। अच्छा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस आते हैं, वो कैसे फिर आप बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो चीटिंग का तो कोई इलाज नहीं है। तब जब जैसे ही फॉर एग्जांपल चीटिंग हो जाती है ना, तब तो मैं भी नहीं कहता किसी को कि भाई अब तुम्हें साथ में रहना चाहिए, क्योंकि चीटिंग जो है वो ना एक चॉइस की तरह है। हम प्लेनेट को नहीं इसमें ब्लेम कर सकते कि भाई थॉट ऐसा आ गया था या कुछ भी आ गया था। चीटिंग का मतलब है तुमने चीटिंग तो करी ना। भाई प्लेनेट का काम जो भी है, प्लेनेट तो अपना कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन खुद की भी तो कॉन्शियसनेस है ना। तो चीटिंग वाली केसेस में तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई अब मामला खत्म है और अलग होना ही बेटर है। क्योंकि चीटिंग होने का मतलब जिसने एक बार चीटिंग करी, जरूरी तो नहीं है वो एक बार कर कर ठीक हो जाएगी। वो फिर फितरत ही है। फिर वो जब एक बार तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो दूसरी बार भी हो जाएगा, ठीक है। तो चीटिंग वाले मामले में तो मैं कहता हूँ कि फिर अलग होना ही बेटर है। बहुत है। ओके। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है कि ना हमारी अटैचमेंट ना किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आजकल दोनों ही वर्किंग है, मोस्टली जो कपल्स है दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। तो हस्बैंड की अलग जॉब है, वाइफ की अलग जॉब है, ठीक है। जब आप कम से कम 9 घंटे आप वहां पर जॉब वाले एरिया में बिता रहे हो, कई बार ओवर टाइम भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो जब 24 में से 9-10 घंटे आप किसी और के साथ बिता रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। अब लेकिन हम इसमें सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई अट्रैक्शन अपने आप हो गई। भाई अपने बात भी तो कुछ है ना। आप अपना भी तो सोचो ना कि भाई कॉन्शियसनेस यूज करो उस टाइम पर कि जब आपकी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो रही है। एज अ फ्रेंड सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ वो उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अफेयर अगर हो गया तो फिर तो आपने अपनी भी जिंदगी खराब करी और जिसके साथ आपकी शादी है उसकी भी खराब हुई। और फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही सफर कर रहे हैं, फिर उन दोनों की फैमिलीज भी सफर करेंगी और दोनों के बच्चे भी सफर करेंगे। तो चीटिंग एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा खराब है रिलेशनशिप्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम मैरिज से पहले चार्ट देख ले, रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी कितनी अच्छी है हमारी, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी ने बता दिया तुम्हारा चार्ट अच्छा है, तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट मैंने ऐसे कई केसेस भी देखे हैं कि रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी चेक करने के बाद भी डिवोर्स हुए हैं। तो वो हाँ फिर बिल्कुल है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप जैसे ना जनरली लोग क्या पैटर्न चेक करते हैं कि भाई गुण कितने मैच हो रहे हैं, किसी भी ऐप में डालकर देख लो दोनों की डिटेल्स। हाँ भाई 36 में से 30 गुण मैच हो रहे हैं तो अब तो हम शादी कर ही सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं 36 में से 30 गुण मैच हो रहे हैं या 36 मैच हो रहे हैं फिर भी डाइवोर्स हुआ पड़ा। और ऐसे भी बहुत सारे केस है 36 में से 6 गुण मैच हो रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा कपल चल रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई हम दशा वगैरह मैच कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ना आप कितना भी बिगड़ा हुआ चार्ट ले आओ, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज हाई है ना, चीजों को अच्छे से समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी को अपने अच्छे से
से समझते हैं, फ्री विल को अच्छे से समझते हैं, इन सब चीज़ों को पता है कि भाई एज़ अ फैमिली हम या तो लूज़ करने वाले हैं या फिर हम गेन करने वाले हैं। तो वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? कोई खराब चार्ट भी हो ना, लेकिन हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं कि भाई अब जैसे मान लो मैचिंग सब कुछ है, ठीक है? गुण भी मैच हो रहे, सब कुछ मैच हो रहे, आ गई साढ़े सती, तो अब क्या कर लोगे उस टाइम पे? साढ़े सती का काम है कि आपको टाइम ही ऐसा क्रिएट कर देगी कि कुछ ना कुछ आपका रिलेशनशिप में इश्यूज होने ही होने। तो यानी कि अब हस्बैंड को भी ये समझना है कि यार फॉर द टाइम बीइंग ना, ये टाइम ही ऐसा है कि भाई मार्स अगर दशांतर दशा में खराब हुआ पड़ा है, राहु खराब हुआ पड़ा है, तो यानी कि वो रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में इश्यूज देगा ही देगा। तो दोनों को ये सोचना है कि यार फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये वाली दशा ऐसी आई हुई है ना, तो हमारे कलेश होने ही होने, तो बेटर है इसको टाइम पर छोड़ दें। इस केस में ना हम लोग प्लैनेट्स को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई टाइम ही ऐसा है कि हमारे कलेश लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं। अब इस कलेश में भी हमें एक थप्पड़ एक दूसरे को मारना है या 10-10 थप्पड़ एक दूसरे को मारने हैं, वो तो हमारे हाथ में है ना। उसको कंट्रोल करा जा सकता है कि भाई हमें पहले से फ्लेवर पता था कि ये वाली चीजें आने वाली है, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडलिंग जिसको अच्छे से आ गई ना, वो खराब से खराब चार्ट भी अच्छा बना सकता है, अपनी मेच्योरिटी दिखाकर, अपनी कॉन्शियसनेस दिखाकर। कोई इवेंट को होने से नहीं रोक सकता। भाई अगर मारकुटाई का इवेंट है तो वो तो होके ही रहे, बट एक थप्पड़ मारना या 10 थप्पड़ मारने, वो इंसान के हाथ में होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना मेच्योर है दोनों के दोनों। तो दोनों अगर मेच्योर हैं, इन सब चीजों को समझते हैं, फ्री विल को, एस्ट्रोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजर्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तभी मैं कहता हूँ कि साल में ना एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाना चाहिए अपना चार्ट। आपको आगे की जर्नी पता चल जाती है। देखो हम अगर किसी बड़े रास्ते पे जा रहे हैं, कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तब भी हमारी कोशिश ये रहती है ना कि यार किसी से रास्ता बीच में पूछ लो, ठीक है? कि हमने अगर 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो अब चलो रास्ता किसी से पूछ लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो बाद में बहुत लेट जाकर हमें पता चले कि हम तो गलत रास्ते पे थे, फिर वहां से यू टर्न मारना ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए जैसे हम वहां पर रास्ता पूछ रहे हैं ना कि भाई एक लॉन्ग जर्नी है, बार बार हम रास्ता पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही लाइफ भी एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। साल में एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर को जरूर अपना चार्ट दिखाना चाहिए। बार बार भी नहीं जाना चाहिए कि बार बार अगर जा रहे हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, बट हाँ साल में एक बार जरूर एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए कि ये मेरी जर्नी है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, आप बताओ कि इस साल के लिए मेरे लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा। तो वो रास्ता अच्छा चुनो और उसके बाद अपना अच्छे से ड्राइव करो, तो वो अच्छी चलती है लाइफ। कैसा भी खराब टाइम हो, आपको बस अपना उसमें से निकलना है। ओके, तो आपके पास अगर कोई रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी चेक कराने के लिए आता है, तो आप कौन-कौन से फैक्टर चेक करते हो? कुंडली में क्या देखते हो? देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे उसका लगन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस हमारा होता है सुख का, कि एक इंसान सुखी कितना रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कोई ऐसा कपल है कि भाई फोर्थ हाउस में कोई खराब प्लेनेट बैठ गया, तो यानी कि ना अब ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी रहने वाला है, ठीक है? कि भाई है पीड़ा ही इतनी ज्यादा है, जैसे मार्स बैठ गया नीच का, ठीक है, फोर्थ हाउस में, ये दुखी ही रहने वाला है। तो अब जैसे कोई ये कोई फीमेल का चार्ट है, फिर हम लड़के का चार्ट देखेंगे, उसके में कोई बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, जुपिटर बैठ गया, तो यानी कि इसका घर भी बड़ा होगा, इसकी गाड़ी भी बड़ी होगी, इसका सुख चैन भी बड़ा होगा। जुपिटर जो हर चीज को एक्सपैंड कर देता है। तो हम ये चीज पहले से बताएंगे कि भाई ये चीज है, अब तुम बताओ कि कंपेटिबिलिटी है या नहीं। तुम ऐसे पार्टनर के साथ एडजस्ट कर सकते हो या नहीं जो हर टाइम थोड़ा दुखी रहता हो, मन के लेवल पर उतना ज्यादा खुश नहीं। अगर जवाब हाँ है तो डेफिनेटली फिर तुम कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक की लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां हैं, एक की लाइफ में थोड़ा सा कम है या पीड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से खुश हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है, दोनों एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर अच्छा चलेगा चार्ट। इसमें एक इंसान की फ्री विल भी तो है ना। अब कोई कहता है मैं तो थोड़ी सी भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मेरा चार्ट तो बहुत अच्छा है, चौथे हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, सामने वाले का मंगल बैठा हुआ है चौथे हाउस में, नीच का वो भी, तो मैं तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करूंगा। अगर नहीं कर रहा तो हम सामने ही बता देंगे कि भाई तुम बताओ अब तुम्हें क्या करना है। तुम पहले ही दुखी हो और सामने वाला कह रहा है कि मैं इस बड़ी चीज को तो बर्दाश्त करूंगा ही नहीं, 1% भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो यानी कि हम सीधा सीधा बोल देंगे कि भाई अब तुम अलग पार्टनर चुनो, ये कोई अलग पार्टनर चुनो, ठीक है? तो पूरा पूरा चार्ट देखो कि भाई फर्स्ट हाउस में क्या है, फोर्थ हाउस में क्या है, सेवंथ हाउस में क्या है। फिर एक दूसरे से पूछो कि क्या तुम इस चीज के लिए एडजस्ट कर सकते हो। तुम्हारी वाइफ के चार्ट जो उसको भी तुम लाइक करते हो, उसके चार्ट में ये चीज बैठी है, क्या तुम एडजस्ट कर सकते हो? अगर वो कह रहा है कि हाँ भाई एडजस्ट कर सकते हो, तो ठीक है, फिर अच्छा चलने दो मामला, ठीक है। कोई कह रहा है बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं करूंगा, मुझे भी चौथा जुपिटर चाहिए, कि भाई मैं भी बहुत ज्यादा खुश, मेरा भी घर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फिर वाइफ का भी बहुत बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम उससे मैच करेंगे कि ठीक है भाई, फिर तू कोई ऐसा चार्ट चुनकर ला अपने लिए जहां पर चौथे में जुपिटर हो। और अगर देखो रिलेशनशिप और कोई भी लाइफ की जर्नी हो ना, वो मिक्स एंड मैच से ही होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हर चीज ही लाइफ में रौंदे चकाचक हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इतनी सी चीज एडजस्ट करने को तैयार नहीं है कि चौथे हाउस में मेरे को जुपिटर ही चाहिए, ऐसा ही कोई चार्ट चाहिए, तो जब कोई ऐसी लड़की उसके पास आएगी ना कि चौथे में जुपिटर है, हो सकता है फिर उसकी बाद में कोई दूसरी पीड़ा निकल आए कि भाई 10th हाउस सफर कर रहा है उसका, कि वो काम पे नहीं जा रही, फिर अकेला बंदा लगा हुआ है कि यार मैं ही काम करे जा रहा हूँ, ये तो कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रही। या सेवंथ में, और फिर उसका आगा शनि, तो यानी कि रिलेशनशिप को पूरे तरीके से ठंडा कर दिया। या सेवंथ में आ गया केतु, तो उसने सिर्फ चेक करा फोर्थ हाउस, और सेवंथ में आ गया केतु, तो उसने परेशान कर दिया। तो यानी कि जो भी चीज है ना, आपको ये देखना है कि भाई जीने से मौत तक का जो सफर है ना, बेस्ट कंपेनियनशिप
कौन सी मुझे मिल सकती है। डेस्टिनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो आपकी कंपेनियनशिप है ना वो इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले पूरा चार्ट देख लो, ये एरियाज ऑफ डिफिकल्टी इसकी लाइफ में रहने वाला है और ये एरिया मेरी लाइफ में डिफिकल्टी रहने वाला है, ये इसके अच्छे पॉइंट है, ये मेरे अच्छे पॉइंट है। तो दोनों को देख लो कि भाई ये सब चीजों के साथ अगर कंफर्टेबल है कोई कपल, तो येस दे शुड डेफिनेटली गो फॉर अ मैरिज। अगर नहीं है तो फिर हम पहले ही कहते हैं कि भाई फिर ठीक है, अलग कोई एक्सप्लोर करो। बट अलग भी कितने चार्ट एक्सप्लोर कर लोगे भाई, ऑप्शन कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना है, ठीक है। अगर इसमें आपको एक दो कमी मिल रही है, मैं कह रहा हूँ अगर 7-8 चीजें अच्छी हैं, 2 कमियां भी हैं, तो चलने दो ना उसका मामला। आप 2 कमी के चक्कर में कोई नया चार्ट ढूंढोगे, नया कंपेनियनशिप के लिए कोई ढूंढोगे, उसमें आपका टाइम भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएगा, और फिर क्या गारंटी है कि उसके चार्ट में कोई खराब चीज नहीं निकले, क्या पता फिर वहां पर इससे भी ज्यादा कोई खराब चीज हो जाए, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो चीज आप, और दूसरी चीज हमें एक और चीज देखनी है कि 7th हाउस में कौन बैठा है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो 7th हाउस तो हमारा कुदरत ने ही बनाया है ना, कि भाई उसमें तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि भाई हमारी तो कोई फ्री विल उसमें नहीं है ना, मतलब अगर है भी तो बहुत कम परसेंटेज है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 7th हाउस में क्या है, हम ट्रेड्स देखते हैं कि भाई कुदरत ने आपके लिए जो लाइफ पार्टनर बनाया है, इट इज नॉट ओनली अबाउट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो पार्टनर बनाया यानी कि हस्बैंड या वाइफ जो बनाई है, वो हम देखते हैं 7th हाउस से। अगर तो ये वाले ट्रेड्स उस इंसान के अंदर मैच हो रहे हैं, कि जैसे जो जो प्लेनेट बैठे हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैच हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई करो इसके साथ शादी, कुदरत ने बनाया है यही वाला है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर कोई इसके अगेंस्ट चलना चाह रहा है कि 7th हाउस में कुछ और बैठा हुआ है और जो पार्टनर है वो बिल्कुल ही विपरीत है, लेकिन क्योंकि इनका अफेयर पहले से चल रहा है तो शादी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, फिर उसमें बाद में कलेश होगा ही होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई 7th हाउस को देखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, 7th भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में फिर करियर वाला चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो आपने शादी तो कर ली बट वाइफ काम कर पे ही नहीं जा रही, कि भाई उसको घर पे बैठना है, तो अगर हस्बैंड ही कमाई जा रहा है, हस्बैंड ही सब कुछ करे जा रहा है, तो उसका इफेक्ट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यानी कि चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये चार तो प्राइमरी पे हैं, फिर बाकी चीजें भी और रोल प्ले कर देती है कि इन लॉज कैसे हैं, ठीक है, सास ससुर अगर अच्छे ना हो तो फिर तुम क्या कर लोगे शादी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरा एक दूसरे को चार्ट समझाना पड़ता है कि भाई ये वाले एरियाज है, अब तुम बताओ कि क्या तुम एडजस्ट करने के लिए तैयार हो। अगर आंसर है येस, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर मैरिज। अगर आंसर है नो, तो फिर ढूंढो कोई दूसरा चार्ट। ओके, अगर किसी की शादी में डिले हो रही है तो उसके लिए कोई रेमेडी होती है कि ये रेमेडी करो या कुछ? हाँ, तो जब डीले का हम देखना पड़ेगा 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है, कि भाई वहां पर डीले के लिए ना जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है ना, वो तो एक तो शनि है, कि भाई डीले तो करते ही करते हैं। ऐसे केसेस में ना बहुत ज्यादा ये देखा गया, शादी में जब डीले हो रहा है ना, तो शनि वक्री बैठे हुए, ठीक है, किसी भी हाउस में बैठे हुए वक्री होते हैं तो डीले होता ही होता है, ठीक है। तो शनि की रेमेडीज करनी पड़ेगी। फिर 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं उनकी रेमेडीज करो। अगर प्लेनेट नहीं बैठा तो राशि कोई ना कोई बैठी होगी, ठीक है, क्योंकि प्लेनेट कम है, राशियां ज्यादा है, ठीक है, प्लेनेट 9 हो गए और राशियां होगी 12, तो हर हाउस के अंदर कोई ना कोई राशि तो होगी ना, उस राशि का लॉर्ड देखना, फिर उसकी रेमेडीज करिए। ओके। तो इन सब चीजों से हम उसको प्रभाव को कम कर सकते हैं बस, ठीक है। ओके धीरज जी, आज अच्छा रहा पॉडकास्ट, बहुत कुछ जानने मिला आपसे। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारी ऑडियंस को बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एक्चुअली में क्या होता है। जी, बिल्कुल। और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आगे से भी हम जो भी आगे टॉपिक करें, कुछ ना बेनिफिट होना चाहिए पूरी ऑडियंस का। सिर्फ हम ये ना सोचें कि भाई कोई एस्ट्रोलॉजर हमें सुन रहा होगा, ठीक है? जिसके पास ज़ीरो ज्ञान है ना एस्ट्रोलॉजी का, उसको भी हमारी बातें समझ में आनी चाहिए बिना किसी टेक्निकल जार्गन के, और लाइफ में कुछ ना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो ये आधे घंटे का पॉडकास्ट है ना, तो कुछ ना कुछ टेक अवे होना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ पहले जो चल रही थी, जितनी मिज़रीज़ चल रही थी, इसको सुनने के बाद एटलीस्ट कुछ ना कुछ 1-2% कुछ ना कुछ चेंज आए, 1-2% कुछ ना कुछ जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है? सिर्फ ये ना हो जाए कि नहीं ये तो मेरे रेलिवेंस का ही नहीं है, या तो इसमें बातें ऐसी करी जा रही है कि समझ ही नहीं आ रही। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें बोली जाए, बिना किसी जार्गन्स को यूज करा जाए, बिना किसी दोष को यूज करा जाए, कि भाई कैसे आप लाइफ को बेटर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक टूल है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। तो मैं, मेरी भी उम्मीद ये रहेगी कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में कुछ सीखने को मिला होगा, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज उनकी लाइफ में आएगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। यस ठीक ऑफ है कोर्स। थैंक यू सर। जी, बिल्कुल जी, शुक्रिया जी।